अब आगे, जब सृष्टि ने रोहित को बताया कि उसके साथ शॉप के मैनेजर ने बुरा बिहेव किया है तो अर्जुन उससे बोलता है कि तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ और अगर वह मैनेजर कुछ भी करे तो तुम उसका हाथ पैर तोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, नहीं, मुझे किसी को मारना नहीं है, आप बस जल्दी से कुछ करिए। इतना बोल वह कॉल कट कर देती है। सृष्टि के मुंह से मारने की बात सुनकर वह मैनेजर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह कुछ भी करता या सोचता उससे पहले वहां पर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं जिसे उसने थोड़ी देर पहले कॉल किया था। वह लोग वहां आकर मैनेजर से बोलते हैं, सर आपने हमें यहाँ पर किस लिए बुलाया है। सिक्योरिटी की बात सुनकर मैनेजर कुछ बोलता उससे पहले ही मिसेज मेहरा बोलती है, इन दोनों लड़की को धक्के मारकर यहाँ से निकलो। मैम आप कौन है और हम आपकी बातें क्यों माने, सिक्योरिटी वालों ने मिसेज मेहरा से बोले। उनकी बात सुनकर मिसेज मेहरा कुछ बोलती कि तभी मैनेजर बीच में ही उनकी बात काटते हुए मिसेज मेहरा से बोलता है, आप ये क्या बोल रही है, आप क्यों मुझे जॉब से निकलवाना चाहती है। इतना बोल वह सिक्योरिटी वालों से बोलता है, तुम सब यहाँ से जाओ, यहाँ पर सब नॉर्मल हो गया है। मैनेजर की बात सुनकर मिसेज मेहरा और अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाती है और वह उसे बोलती है कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, आप शायद मेरी बात भूल रहे हैं कि मैंने आपसे क्या बोली थी। अंजलि की बात सुनकर सृष्टि मैनेजर से बोलती है, हाँ आप भूल गए क्या कि इसने आपसे क्या बोला था कि आप हमें यहाँ पर भेजे करे, इसके बदले ही आपको पैसे देगी। सृष्टि की बात सुनकर अंजलि को गुस्सा आ जाता है और वह सृष्टि को गुस्से में बोलती है, माइंड योर लैंग्वेज वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम क्या सोचती हो, एक नकली फोन कॉल करके हमें डरा सकती हो। अरे तुम्हें पता भी है कि इस मॉल का ओनर कौन है। इस मॉल के ओनर को अगर हम लोग जैसे अमीर इंसान ने नहीं देखा है तो फिर तुम जैसे दो कौड़ी की लड़की भला कैसे जानती होगी। अंजलि की बात सुनकर कोई कुछ बोलता कि तभी वहां पीछे से एक भारी आवाज आती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। उस आवाज को सुनकर मैनेजर के तो पसीने छूटने लगते हैं और वह अपने आप को दांतते हुए बोलता है, मैं क्यों पैसे के लिए गलत का साथ दे दिया। तो वहीं उस आवाज को सुनकर बाकी सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे एक 50 साल का बुरा आदमी फॉर्मल ड्रेस में खड़ा था। उसको देखकर मिसेज मेहरा उसे तुरंत पहचान जाती है कि वह इस मॉल के हेड मैनेजर सुदेश भाटिया है, क्योंकि उनसे वह एक दो बार पार्टी में मिली थी। पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रही थी कि वह इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हैं। इसीलिए वह उनके पास जाकर बोलती है, हेलो मिस्टर भाटिया, क्या आपने मुझे पहचाना। मिसेज मेहरा की बात सुनकर सुदेश उसे इग्नोर करते हुए सृष्टि के पास जाकर अपना सर झुकाकर बहुत पोलाइट से बोलता है, हेलो मैम, मेरा नाम सुदेश भाटिया है और मुझे सर ने यहाँ पर भेजा है ताकि आपको जो भी परेशान कर रहा है उसे सबक सिखा सकूं, और मेरी तरफ से सॉरी कि आपको मेरी लापरवाही की वजह से आपको और आपके दोस्त को परेशानी हुई। जब सुदेश को रोहित का कॉल आया था कि उस मॉल में अर्जुन की दोस्त वहां पर अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने आई है और वहां का मैनेजर उसके साथ बुरा बिहेव कर रहा है, तो वह ये सुनकर भागा भागा यहाँ पर आया था। रोहित ने ये भी बोल दिया था कि सबके सामने अर्जुन का नाम ना ले। मिस्टर भाटिया को सृष्टि के सामने सर झुकता देखकर मैनेजर और उस लड़की को अपनी मौत सामने दिख रही थी, क्योंकि मिस्टर भाटिया किसी को इतनी आसानी से माफ नहीं करते थे। तो वही मिसेज मेहरा को पहले सुदेश के इग्नोर करने पर गुस्सा आया था, तो वही अब उसका गुस्सा ये सीन देखकर और बढ़ गया। सृष्टि सुदेश की बात सुनकर बोलती है, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें तो इतना बोल मैनेजर और सेल्स गर्ल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, इसमें तो इन जैसे लोगों की गलती है जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। सृष्टि की बात सुनकर सुदेश पीछे मुड़कर देखता है जहां पर मैनेजर और वह लड़की अपना सर झुकाए खड़े थे। उन दोनों को सर झुकाए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई कि पैसों के लिए दूसरे कस्टमर को परेशान करने की, वह भी इस मॉल की ओनर की दोस्त को। तुम्हें पता भी है ये कौन है, अगर ये चाहे ना तो तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं और तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सुदेश की बात सुनकर तो मैनेजर और उस लड़की को बहुत डर लग रहा था। तो वही मिसेज मेहरा और अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि इस मॉल के ओनर की दोस्त कैसे हो सकती है, जबकि वह एक मिडिल क्लास की लड़की है। यही सब सोचकर अंजलि सुदेश से बोलती है, देखिए आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, ये एक मिडिल क्लास लड़की है और इस मॉल के ओनर एक बहुत बड़े आदमी है, तो फिर आप ही सोचिए कि ये उनकी दोस्त कैसे हो सकती है। आप कौन है, सुदेश ने बहुत रूखे स्वर में अंजलि से पूछा। उसकी बात सुनकर अंजलि को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वह शांति से बोलती है, मैं मिसेज अंजलि राहुल मेहरा हूँ। अंजलि की बात सुनकर सुदेश बोलता है, तो मिस अंजलि, आपको क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ जो इतनी बड़ी बात ऐसे ही बोलूंगा। सुदेश की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, मिस्टर सुदेश, मिस अंजलि को अपने अलावा यहाँ पर सब बेवकूफ लगते हैं।
सृष्टि की बात सुनकर अंजलि को गुस्सा आ जाता है। उसे सृष्टि की बातें इस वक्त किसी ताने की तरह लग रहे थे। इसीलिए वह सृष्टि से बोलती है, माइंड योर लैंग्वेज। सृष्टि, तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हूँ, सृष्टि ने बोला। उसकी बात आग में घी डालने का काम कर देती है, जिसकी वजह से अंजलि का गुस्सा बढ़ जाता है और वह अपना आपा खोकर सृष्टि के ऊपर हाथ उठा देती है। लेकिन वह सृष्टि को मार पाती उससे पहले स्नेहा की तरह सृष्टि ने भी अंजलि का हाथ हवा में रोक देती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ये थप्पड़ स्नेहा के थप्पड़ से भी ज्यादा कस के था, जिसके कारण अंजलि सीधा नीचे जमीन पर जा गिरती है और उसके होठ के बगल से खून निकलने लगता है। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया था और सब बस एक जगह जम गए थे। तो वहीं एक बार फिर वहां पर शॉपिंग कर रहे हर एक शख्स इस वक्त अंजलि को देखने लगता है, जो कि इस वक्त नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। जब अंजलि की दर्द भरी आवाज आती है तो सबका ध्यान अंजलि की तरफ जाता है। मिसेज मेहरा जल्दी से अंजलि को उठाती है और उससे पूछती है, अंजलि तुम ठीक तो हो ना? इतना बोल वह अंजलि के फेस को देखती है तो उसके होठ से खून बह रहा था और अंजलि के गालों पर सृष्टि के 5 उंगलियां के निशान बहुत अच्छे से उसके गाल पर दिख रहे थे। ये सब देखकर मिसेज मेहरा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह पहले अंजलि को एक चेयर पर बैठाती है और अपने रुमाल से उसका खून साफ करती है। ये नज़ारा देखकर स्नेहा खुश होते हुए सृष्टि से बोलती है, वहाँ मेरी शेरनी, तूने तो इस चुड़ैल को बहुत अच्छा सबक सिखाया। इतना बोल वह जोर जोर हंसने लगती है। उसकी बात सुनकर मिसेज मेहरा को बहुत गुस्सा आता है और वह भी सृष्टि के ऊपर हाथ उठा देती है, लेकिन बेचारी उनके साथ भी सृष्टि वैसा ही हाल करती है और वह भी नीचे जमीन पर जा गिरती है और उनके होठ के पास से भी खून बहने लगता है। उनको थप्पड़ मारने के बाद सृष्टि बहुत शांति से बोलती है, ये थप्पड़ मेरे और मेरी फैमिली को उस दिन बदनाम करने के लिए था। मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों इस थप्पड़ को याद रखोगे। मिसेज मेहरा की हालत देखकर स्नेहा फिर से हंसते हुए बोलती है, सास और बहू का इतना प्यार देखकर मेरा दिल बढ़ आया। आजकल जहाँ सास अपनी बहू से प्यार नहीं करती तो वहीं आप सारी दुनिया से अलग अपनी बहू के साथ साथ अपना भी मुंह लाल करवा लिया। इतना बोल स्नेहा हंसने लगती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं हंसती है, बल्कि उसकी बात सुनकर वहां पर शॉपिंग कर रहे सभी लोग हंसने लगते हैं। सबको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर मिसेज मेहरा का इस वक्त मन कर रहा था कि काश ये धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उनकी इतनी बेइज्जती तो उषा जी ने भी नहीं किया था जितना बड़ा सृष्टि ने अभी किया था। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि सुदेश से बोलती है, आई एम सॉरी मिस्टर सुदेश, मेरी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा सीन हो गया है। अरे नहीं मैम, आप क्यों माफी मांग रही है? आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, सुदेश ने बोला। इतना बोल वह उस सिक्योरिटी वालों से बोलता, इन सास और बहू को इस मॉल से बाहर लेकर जाओ और आज के बाद ये दोनों यहाँ पर फिर कभी ना आए, इसका पूरा ध्यान रखना। सुदेश की बात सुनकर सिक्योरिटी वाले बोलते हैं, जी सर आप चिंता मत करिए, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि ये फिर कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाए। इतना बोल वह उन दोनों से बोलता है, मैम आप दोनों यहाँ से चलिए। सुदेश की बात सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वह उस सिक्योरिटी वालों से बोलते हैं, हमें हाथ मत लगाना, हम यहाँ से अपने आप चले जाएंगे। इतना बोल वह सृष्टि और स्नेहा से बोलती है, तुम दोनों ने जो आज हमारी बेइज्जती की है उसका अंजाम चुकाने के लिए तैयार रहना। आंटी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है, और रही बात हमें अंजाम चुकाने की तो हम उसके लिए तैयार है, स्नेहा ने बोला। अच्छा है, तो फिर बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। इतना बोल मिसेज मेहरा और अंजलि वहां से चली जाती है। उसके वहां से चले जाने के बाद सुदेश मैनेजर और उस लड़की की तरफ देखकर बोलता है, आज से तुम दोनों को इस शॉप से निकाला जाता है। सुदेश की बात सुनकर दोनों रोते हुए बोलते, सर प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए, अगली बार से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज सर, प्लीज एक लास्ट टाइम हमें माफ कर दीजिए। उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए सुदेश उन सिक्योरिटी वालों से बोलता है, लेकर जाओ इनको यहाँ से और धक्के मार के यहाँ से बाहर फेंक दो। सुदेश की बात सुनकर सिक्योरिटी वाले वैसा ही करते हैं, वह उन दोनों को पकड़ के बाहर लेकर जाने लगते हैं तो वहीं वह दोनों बस जोर जोर से रोए जा रहे थे और माफी मांगे जा रहे थे, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता है। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद सुदेश सभी लोगों को बोलता, आप लोगों को जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, और यही नहीं, आपको आज मेरी तरफ से अपने शॉपिंग पर पूरे 40% की छूट मिलेगी। सुदेश की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वह दोबारा अपनी शॉपिंग करने लगते हैं। उसके बाद सुदेश सृष्टि से बोलता है, मैम आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए एक बार फिर मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना बोल वह आगे बोलता है, और इसीलिए मेरी तरफ से आपके और आपकी दोस्त को जो भी चाहिए वह ले सकती है, वह भी फ्री। सुदेश ने ये बात इसलिए बोला था कि उसे रोहित ने बोला था कि सृष्टि अर्जुन की बहुत ही खास दोस्त है।
इसीलिए वह सृष्टि को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर सृष्टि नाराज हो जाती तो फिर अर्जुन उसे नहीं छोड़ने वाला था। सुदेश की बात सुनकर स्नेहा खुश होते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच, लेकिन हमें बस वह पर्स चाहिए और कुछ नहीं। स्नेहा की बात सुनकर सुदेश उस पर्स को देखता है जो इस वक्त नीचे गिरा हुआ था। उसको देखकर सुदेश एक दूसरी सेल्स गर्ल को बुलाता है और उससे बोलता है, मैम को हमारे शॉप की लेटेस्ट पर्स लाकर दे दो। सुदेश की बात सुनकर वह लड़की वहां से चली जाती है और थोड़ी देर में दो बहुत ही सुंदर सा हैंडबैग लेकर आती है। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उस एक बैग की कीमत 5 लाख रुपए होगी। उसे देखने के बाद स्नेहा बोलती है, ये बैग तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। स्नेहा की बातों में सृष्टि भी हाँ मिलाते हुए बोलती है, ये सच में बहुत एक्सपेंसिव है, हम इसे नहीं ले सकते हैं। सृष्टि और स्नेहा की बातें सुनकर मैनेजर बोलता है, प्लीज मैम, अगर आपने ये बैग नहीं लिया तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। मैनेजर के बार बार फोर्स करने पर सृष्टि मान जाती है और वह दोनों बैग लेकर सुदेश को थैंक यू बोलती है और फिर स्नेहा के साथ उस शॉप से बाहर निकल आती है। वह जैसे ही बाहर आती है तो उसका फोन रिंग करने लगता। रिंग की आवाज सुनकर सृष्टि जैसे ही फोन पर नंबर देखती है तो वह चौंक जाती है। तो आखिर कौन है जिसने सृष्टि को कॉल किया है और मिसेज मेहरा और अंजलि अब सृष्टि और स्नेहा के साथ क्या करेगी? जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे। सृष्टि और स्नेहा जब शॉप से बाहर निकलती है तो तभी सृष्टि के फोन पर अननोन कॉल आ रहा था। अननोन कॉल देखकर सृष्टि को समझ नहीं आता है कि उसे कौन कॉल कर रहा, इसीलिए वह स्नेहा से थोड़ा दूर होकर कॉल पिक करती है। वह जैसे ही कॉल पिक करती है और हेलो कौन बोलती है तो दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, नीचे पार्किंग एरिया में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उस आवाज को सुनकर सृष्टि तुरंत पहचान जाती है कि ये अर्जुन है। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, आप यहाँ पर क्यों आए? मैं अब ऑफिस आने वाली ही थी। और ये क्या आपका नंबर है? हाँ, ये मेरा ही नंबर है और मैं तुम्हारा नीचे पार्किंग में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से नीचे आओ। इतना बोल अर्जुन कॉल कट कर देता है। उसके अचानक से फोन कट करने पर सृष्टि को कुछ समझ नहीं आता है कि वह अब क्या करे, लेकिन जब अर्जुन ने उसे बोला कि वह पार्किंग में आ जाए तो उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। इसीलिए पहले तो वह अर्जुन का नंबर अपने फोन में सेव करती है और फिर स्नेहा के पास आकर बोलती है, चल स्नेहा अब हम चलते, मुझे अब ऑफिस भी पहुंचना है। अच्छा चल फिर, स्नेहा ने बोला। उसके बाद दोनों नीचे आ गए। नीचे आने के बाद पहले सृष्टि ने स्नेहा को कैब में बैठाया और उसके बाद उसे बाय बोल वह मॉल के पार्किंग की ओर चली गई। वहां आने के बाद उसे रोहित एक रॉयल रोज के पास खड़ा दिखता है। उसे देखकर सृष्टि उसके पास चली जाती है। जब रोहित की नजर सृष्टि पर पड़ती है तो वह उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, हेलो मैम, आई होप कि आपको मॉल में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी और मिस्टर सुदेश वहां पर आकर सब अच्छे से संभाल लिए होंगे। अरे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और मिस्टर सुदेश ने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया, सृष्टि बोली। ग्रेट, इतना बोल वह बैक डोर ओपन कर देता है। गेट ओपन होने के बाद सृष्टि अंदर देखती है तो अर्जुन अंदर ही बैठकर अपना फोन यूज कर रहा था। उसको देखकर सृष्टि भी अंदर बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद रोहित भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वह कार स्टार्ट कर देता है और पार्किंग एरिया से निकलकर रोड पर आ जाता है। कार के अंदर कुछ देर खामोशी छाई रहती है। तभी इस खामोशी को चीरते हुए अर्जुन सृष्टि से बोलता है, तुमने उन सास बहू को अच्छा सबक सिखाया। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि सरप्राइज हो जाती है और वह बोलती है, आपको कैसे पता चला कि मैंने किसे सबक सिखाया है? सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे तुमने उन दोनों को बारी बारी से थप्पड़ मारी हो। लेकिन मैं तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने इतनी आसानी से उन दोनों को माफ कर दिया। बस एक एक थप्पड़ से उन दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। अरे तुम्हें तो उन दोनों की वह हालत करनी चाहिए थी कि वह दोनों अपने पैरों पर घर नहीं जा पाए। और वैसे भी मैंने बोला था ना कि तुम्हें जो भी परेशान करे उसका हाथ पैर तोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अर्जुन की बात सुनकर तो सृष्टि का सर चकराने लगता है। वह अपने मन में सोचती है, ये कैसे हो सकता है कि अभी कुछ देर पहले की बात अर्जुन को पता कैसे चला, और तो और अर्जुन उसे इस बात पर नाराज है कि उसने उन दोनों को बस एक थप्पड़ मारी है। सृष्टि को सोच में डूबा देखकर अर्जुन उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोलता है, कहाँ पर खो गई हो? अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, आपको कैसे पता चला कि मैंने किसे थप्पड़ मारा है? मैंने रोहित से बोलकर उस मॉल की सीसीटीवी वीडियो मंगाया था, तो उस वीडियो में मैंने तुम्हें उन दोनों को मारते हुए देखा। अर्जुन ने बोला। अच्छा तो ये बात है, मैं तो एक बार के लिए मैं तो सोच में ही पड़ गई थी कि आपको ये बात कैसे पता चली, सृष्टि बोली। इतना बोल उसकी नजर अचानक ही बाहर सड़क पर पड़ती है तो वह चौंक जाती है और अर्जुन से पूछती है, हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? क्योंकि ये रास्ता तो ऑफिस के लिए नहीं जाती है।
हाँ, वह मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए ब्लूबेरी होटल जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं ताकि तुम्हें कुछ नया सीखने के लिए मिले। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, ये मेरे लिए सच में नया है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि ने कोई मीटिंग नहीं की है, बल्कि उसने अब तक जितने भी मीटिंग अटेंड की है वह सब ऑफिस में ही की थी, ये बाहर कभी भी पर्सनली मिलकर नहीं। इतना बोल वह दोनों फिर बातें करने लगते हैं। तो वहीं रोहित का ध्यान इस वक्त बस ड्राइविंग पर था और वह बस ड्राइव किए जा रहा था। वह तीनों इस बात से अनजान थे कि एक गाड़ी बहुत देर से उन सब का पीछा कर रहा है। उस गाड़ी में जो शख्स इस वक्त ड्राइव कर रहा था, उसका चेहरा इस वक्त बहुत ही सीरियस लग रहा था कि तभी उस शख्स का फोन बजता है। फोन की आवाज सुनकर वह शख्स अपने फोन का स्क्रीन देखता है तो उस पे बॉस लिखा हुई फ्लैश हो रहा था। ये नाम देखकर वह तुरंत ही अपना ब्लूटूथ अपने कान में लगता है और फोन पिक करता है। उसके फोन उठाने के बाद दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, क्या स्टेटस है बॉस, मैं अभी उन सब का पीछा कर रहा हूँ, बहुत जल्द ही आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, कार ड्राइव कर रहे शख्स ने बोला। हम काम आज ही हो जाना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि अर्जुन बहुत ही स्मार्ट है, अगर उसे जरा सा भी शक हो गया कि तुम उसका पीछा कर रहे हो तो फिर तुम्हें उसके हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। कॉल के दूसरे तरफ वाले शख्स ने बोला, डोंट वरी सर, आप चिंता मत करिए, उसे मुझ पर शक नहीं होगा और मैं बहुत जल्द ही आपको गुड न्यूज दूंगा, कार ड्राइव करने वाले ने बोला। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, इतना बोल दूसरी तरफ वाला शख्स कॉल कट कर देता है। फोन कट जाने के बाद कार ड्राइव कर रहा शख्स अर्जुन के कार को देखकर बोलता है, आज तुम अपने बिना सिक्योरिटी के बाहर आने पर बहुत पछताने वाले हो मिस्टर अर्जुन सिंघानिया। इतना बोल वह हंसने लगता है। दरअसल अर्जुन आज बिना सिक्योरिटी के बाहर आया था, उसने अपने किसी भी सिक्योरिटी को आने से मना कर दिया था। थोड़ी देर में अर्जुन की कार एक बहुत से बड़े होटल के सामने आकर रुकती है। कार रुकने के बाद अर्जुन और सृष्टि बाहर निकलते हैं। उन दोनों के निकलने के बाद रोहित कार को पार्किंग एरिया में लेकर चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद सृष्टि अर्जुन के साथ उस होटल के अंदर चली जाती है। तो वहीं रोहित जब पार्किंग एरिया में कार पार्क कर रहा था तो उसने उस कार को देखा जो उसका पीछा कर रही थी। उस कार को देखने के बाद रोहित अपने मन में सोचता है, अरे ये कार तो कब से हमारे पीछे पीछे चल रही थी, कहीं ये हमारा पीछा तो नहीं कर रही थी। रोहित यही सब सोच रहा था कि फिर वह अपने आप से बोलता है, अरे मैं भी ना कितना सोचता हूँ, ये एक कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है। इतना सोच वह वहां से चला जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद वह शख्स जो आरजू की कार का पीछा कर रहा था, उसे लगा कि रोहित को शक तो नहीं हो गया, इसीलिए वह डर के मेरे उसी कार के अंदर छुप जाता है। लेकिन रोहित को वहां से चले जाने के बाद वह बाहर निकलता है, वह भी होटल के अंदर जाने के लिए पार्किंग से बाहर निकलता है। कुछ ही देर में रोहित अंदर आ जाता है और वह अर्जुन से बोलता है, सर मिस्टर कुमार हमरा रूम नंबर 204 में वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन बिना कुछ बोले लिफ्ट की ओर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे रोहित और सृष्टि भी चलने लगते हैं। लिफ्ट में आने के बाद रोहित फोर्थ फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। तो वहीं वह शख्स भी दूसरे लिफ्ट में जाकर फोर्थ फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। उसका भी सेम फ्लो का बटन प्रेस करने से साफ पता चल रहा था कि उसे अर्जुन के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पता है। थोड़ी देर में अर्जुन, रोहित और सृष्टि फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं वह शख्स जब ऊपर आता है और बाहर निकलने के बाद वह एक खंबे के पीछे छुप जाता है और पीछे से उन तीनों पर नजर रखने लगता है। तो वहीं जब वह तीनों बाहर आते हैं तो रोहित अर्जुन बोलता है, सर रूम नंबर 204 आगे है। उसकी बात सुनकर अर्जुन बोलता है, तो फिर चलो। इतना बोल जैसे ही आगे जाने वाला था कि तभी सृष्टि का फोन रिंग करने लगता है, जिसकी वजह से अर्जुन रुक जाता है। तो वहीं सृष्टि अपने फोन की रिंगटोन सुनकर अपने पर्स से फोन निकाल कर देखती है तो उसपे उसकी माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। अपने माँ की कॉल देखकर सृष्टि सोचती है, उसकी माँ इस वक्त क्यों कॉल कर रही है। तो वही अर्जुन उसको फोन हाथ में पकड़कर कुछ सोचते हुए देखकर उससे बोलता है, क्या हुआ, किसका कॉल है। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, वो मेरी माँ का कॉल है। तो फिर पिक कर लो, शायद उन्हें तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होगी। अर्जुन ने बोला, अरे नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं मीटिंग के बाद उन्हें कॉल कर दूंगी। सृष्टि बोली, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले बात कर लो। अर्जुन ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, तब तक आप अंदर जाकर मीटिंग की शुरुआत कीजिए। सृष्टि ने अर्जुन से कहा, अच्छा ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम तब तक बात करके आ जाना। अर्जुन ने कहा। इतना बोल वह रोहित के साथ रूम नंबर 204 की ओर चला जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद सृष्टि अपनी माँ कॉल पिक कर लेती है और उनसे बात करने लगती है।
तो वही दीवार पीछे छुपा हुआ शख्स जब ये देखता है कि सृष्टि अकेली है और अर्जुन वहां से चला गया है तो ये देखकर वह बोलता है मछली तो खुद जाल में फंसने के लिए रेडी है। इतना बोल वह सृष्टि की ओर बढ़ने लगता तो वही सृष्टि अपनी माँ से कॉल पे बात करके जैसे ही फोन रखती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ये सोचते ही वह जैसे ही पीछे मरने वाली होती है कि तभी उसके सर पर कोई वार करता है। सृष्टि इसके लिए तैयार नहीं थी जिसके कारण सृष्टि तुरंत ही बेहोश हो जाती है। सृष्टि के बेहोश होते ही वह शख्स जल्दी से सृष्टि नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब अर्जुन और रोहित रूम के अंदर आते हैं तो एक 55 साल के इंसान सामने सोफे पर बैठा हुआ था और उसके बगल में उसका असिस्टेंट खड़ा था। जब उस इंसान की नजर अर्जुन पर पड़ती है तो वह अपने जगह से खड़ा होकर अर्जुन से हाथ मिलाते हैं बोलता है, हेलो मिस्टर सिंघानिया कैसे हैं आप। हेलो मिस्टर कुमार मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं। अर्जुन ने बोला मैं भी ठीक हूँ आइए बैठते हैं मिस्टर कुमार ने बोला। उनकी बात सुनकर अर्जुन उनके साथ सोफे पर बैठ जाता है और फिर उसी तरह वह दोनों मीटिंग की शुरुआत करने लगते हैं। जब बहुत देर हो जाती है और सृष्टि अब तक नहीं आती है तो अर्जुन को उसकी चिंता होने लगता है और उसका ध्यान बार बार गेट के पास चला जा रहा था। जब मिस्टर कुमार की नजर अर्जुन पर पड़ती है तो वह उससे बोलते हैं लगता है मिस्टर सिंघानिया आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर कुमार की बात सुनकर अर्जुन उनको क्या बोलेगा और जब उसको पता चलेगा कि सृष्टि को किसी ने किडनैप कर लिया है तो वह क्या करेगा और आखिर कौन है जिसने सृष्टि को किडनैप किया है। आने वाले एपिसोड बहुत हाई इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से बांटा हुआ है। जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार।